नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब में। कल हमने हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज से हम शुरू करेंगे हिंदी का जो भी सिलेबस है एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे आपको। कल जब मैंने सिलेबस लिखवाया था या जब आप UPSI का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ टॉपिक लिखे हुए मिलेंगे। उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो ग्रामर पोर्शन के हैं लेकिन लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, और एक एक करके सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में नहीं लिखी हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको भी एक बार हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आज आपके लिए शुरू करूँगा बताना वो है उच्चारण स्थान। तो पहला टॉपिक आप नोट्स अपने कंप्लीट करिए ज़रूर। चैप्टर आप डाल दीजिए उच्चारण स्थान। ये आपके सिलेबस में जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो एक बार मैं आपको उच्चारण स्थान चैप्टर जरूर बताऊंगा। हिंदी वर्णमाला के भी बारे में भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो वो चैप्टर भी इसके जस्ट बाद में कवर करूंगा। फिलहाल उच्चारण स्थान के बारे में देखते हैं। दो तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक तो डायरेक्टली मैं लिखवा दूंगा कि हर एक वर्ण कहां से बोला जाता है, और दूसरा उसके पीछे एक लॉजिक बताऊंगा, या आप ट्रिक कह सकते हो उसको, या एक याद करने का तरीका होगा आपके लिए। मेरा विश्वास है कि अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले डायरेक्टली मैं लेटर्स को लिखे दे रहा हूँ, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कंठ। कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, अंगा और हा और आ। ये इतने वर्ण हैं, केवल पूरी वर्णमाला में केवल इतने ही वर्ण हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद तालु देखते हैं। तालु से उच्चरित होने वाले या बोले जाने वाले वर्ण छोटी ई, बड़ी ई, च, छा, जा, झा, इया, या और तालव्य सा। ये इतने वर्ण हैं जो तालु से उच्चरित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मूर्धा से। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? तो ये हो जाएगा री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और मूर्धन्य सा। ये इतने वर्ण हैं जो मूर्धा से बोले जाते हैं। उसके बाद दंत से देखते हैं। दंत से बोले जाने वाले वर्ण ता, था, दा, धा, ना, ला और सा। ये इतने वर्ण हैं जो कि दंत से उच्चरित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और फिर ओष्ठ आएगा। ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो ओष्ठ से आपके आ जाएंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा। ये इतने ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसके बाद एक नोट आप इधर लिखिएगा, नोट करके, कि जितने भी वर्णों के पंचम वर्ण हैं, मतलब अंगा, जैसे का वर्ण का क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा, अंगा। फिर इसका तालव्य का हो जाएगा इया, और फिर मूर्धा का अड़ा और ना और मा। इनका उच्चारण स्थान जो होता है इन पांचों का, इनका अपने वर्ग का उच्चारण स्थान वर्ग प्लस नासिका हो जाएगा। वर्ग प्लस नासिका मतलब ये अपने वर्ग के, यानी कि अंगा किससे बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा, और कंठ के साथ साथ नासिका से, यानी कि अंगा का उच्चारण स्थान कंठ प्लस नासिका हो जाएगा। ऐसे ही क्रमशः इसका मूर्धा प्लस नासिका, दंत प्लस नासिका, कंठ प्लस नासिका, तालव्य प्लस नासिका,
मूर्धा प्लस नासिका, दंत प्लस नासिका और ओष्ठ प्लस नासिका हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। जब भी अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लिया अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कंठ प्लस नासिका इसको पहले प्रेफर करेंगे। अगर नहीं होता है तब आप कंठ लगाइएगा, अदरवाइज कंठ प्लस नासिका लिखे रहेंगे। इसको आप नोट करके सबसे नीचे लिख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं। आगे देखते हैं। इसके बाद थोड़ा कठिन वाले शुरू होते हैं, जैसे कंठ प्लस तालु, ये हो जाएगा ए और ए। ए और ए दो ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ प्लस तालु से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कंठ प्लस ओष्ठ, ओ और औ। ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ प्लस ओष्ठ से होता है। दंत प्लस ओष्ठ, इनका उच्चारण वा का उच्चारण दंत प्लस ओष्ठ से होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक नवा सूत्र है नासिका। नासिका मतलब नाक, नाक से जिसका उच्चारण होगा वो होता है अनुस्वार, यानी कि अंग, या इसको हम अनुस्वार लिखते हैं। ठीक, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है अंग का उच्चारण, या कह सकता है अनुस्वार का उच्चारण कहां से होगा, तो वो नासिका से हो जाएगा। ऐसा ही क्या होगा, ये आह को विसर्ग भी बोलते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि विसर्ग डायरेक्टली पूछ सकता है कि विसर्ग का उच्चारण कहां से होगा। एक बार मैं सारे आपको गिनवाए दे रहा हूं कि कोई छोटा नहीं है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए आए, ओ आओ, अंग यहां पर है, आहा, फिर काखा गाघा अंगा, चाछा जाझा इया, टाठा डाढ़ा अड़ा, ताथा दाधा ना, पाफा बाभा मा, या, रा, ला, वा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ये सारे के सारे हैं जो संयुक्त होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्रा। इनका उच्चारण आपसे नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। पूरी हिंदी की वर्णमाला आपकी इतने ही है जिनका उच्चारण स्थान आपसे पूछता है। तो ये तो था डायरेक्टली। आप अगर इसको रट पा रहे हैं तो ज़्यादा सही है, नहीं रट पा रहे हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इससे मेरी गारंटी है कि आप कुछ दिन याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। बस हाँ, कुछ दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2-4 बार आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। एक बार याद होने के बाद आप दोबारा नहीं भूलेंगे उस चीज़ को। तो चलिए एक एक करके हम सूत्र लिखवाते हैं। ये सूत्र लिए कहाँ से गए हैं? ये सूत्र एक संस्कृत की बहुत बड़ी रचना है, अष्टाध्यायी, और जिसके रचनाकार हैं महर्षि पाणिनि, और उन्होंने ही सारी संस्कृत व्याकरण को सूत्रों में संगठित कर दिया गया है। और उसी अष्टाध्यायी से जो उच्चारण स्थान के सूत्र लिए गए हैं, मैंने वहीं से इसको उठाया है। और आप इसको आसानी से अगर लिख लेंगे 10 बार और 10 बार बोल लेंगे तो याद हो जाएगा, दोबारा भूलेंगे नहीं। तो चलिए एक एक करके हम सूत्र शुरू करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला सूत्र है आपका अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। हो सकता है शुरुआत में ये आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन मेरी बात मानिए, मेरा जो अनुभव है वो यही है कि ये चीज़ याद करना आसान है और ज़्यादा दिन तक याद करना ये चीज़ आसान रहेगी आपके लिए। तो एक बार कैसे बोलेंगे? अकुह विसर्जनीय नाम और कंठा, 3 बार में आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसको टैकल कैसे करेंगे? कौन कौन से वर्ड हैं वो देखिए। यहाँ पर देखिए, छोटा आ, कु, हा, विसर्ग, ये इतने लिखे हुए हैं। अब इसको कैसे लिखना है? विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग हो गया, आहा। हा का मतलब सीधे हा लिखा ही हुआ है। कु का मतलब का वर्ग, कु का मतलब क्या होता है? का वर्ग। ध्यान रखिए, जब मैं आपको वर्णमाला टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पर बताया जाएगा कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको संक्षेप में कु, चू, टू, तू
और पू बोला जाता है। इस कू का मतलब क्या होगा, का वर्ग पूरा यानी का खा गा घा अंगा सारे आएंगे इसमें। ऐसे ही चाछा जाझा हिया टाठा डाढ़ा अड़ा ये सारे होते हैं। तो जहां पर भी आपको कू लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब का वर्ग पूरा हो जाएगा। तो ये का वर्ग हो जाएगा। का वर्ग में कौन कौन से, का खा गा घा और अंगा, ये इतने आ जाएंगे। आ का मतलब छोटा आ और बड़ा आ दोनों हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। यहां तक कि जो चीज मैंने अभी आपको लिखवाई है वो भी इसी ही सूत्र से लिखवाई है। कैसे, ये याद है मुझे केवल इसी सूत्रों की वजह से। कैसे, देखिए यहां पर सीधे सीधे लिखा हुआ है आ कु हा विसर्जनीय नाम कंठा। देखिए सीक्वेंस पूरा वही लिखा हुआ है, मैंने कोई भी चीज अलग से नहीं डाली है क्योंकि मैंने भी यहीं से याद किया है। तो मेरा अनुभव है अगर आप इसको याद करते हैं इस तरीके से बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। हाँ, शुरुआत में 2-4-10 दिन आपको कठिन लग सकता है, लेकिन गारंटी है इसको आप दोबारा नहीं भूलेंगे। चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं। इसके बाद कंठ के बाद तालु आता है। तालु का सूत्र होता है इचु यशा नाम तालु। सेम वही चीज आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। मैं एक बार हट के इसको लिख रहा हूं। ई हो जाएगा, चा मतलब चा वर्ग, चू मतलब चा वर्ग पूरा, या और तालव्यसा डायरेक्टली इसको लिखे दे रहा हूं तालव्यसा, या चू मतलब चा वर्ग यानी कि चा छा जा झा और इया, ये सारे आ जाएंगे पांचों इसमें। ई का मतलब छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, आप देख सकते हैं आसानी से कि सारी चीजें उसी में आ गई हैं। ठीक, अगला सूत्र देखते हैं। तीसरा सूत्र है, कंठ हो गया, तालु होगा, मूर्धा का देखते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये मूर्धा का सूत्र होता है। यहां पर भी डायरेक्ट लिखा हुआ है री टू र और मूर्धन्य सा, यानी यहां पर मूर्धन्य सा रा, टा वर्ग टा ठा डा ढा और अड़ा, ये हो जाएगा। री का मतलब ह्रस्वरी। ठीक है, ये इतने हो जाएंगे। अगर आप संस्कृत पढ़ रहे होते तो यहां पर दीर्घ भी लिखा हुआ मिलता है, चूंकि ये हिंदी में नहीं है तो इसका कोई औचित्य नहीं है यहां पर। अगला देखते हैं, चौथा सूत्र क्या है, कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत आता है, तो इसका सूत्र होता है ऋतु, इसको सही से मैं लिख दूं, ऋतु लसानाम दंता। आप इसको वीडियो थोड़ा रोक करके एक बार सुनिएगा कि मैं कैसे बोल रहा हूं, आप वैसे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ऋतु लसानाम दंता, रि तु ला और सा इतने आपको ध्यान में रखने हैं। ये कौन सा हो जाएगा, दंत सा हो जाएगा। ला हो जाएगा, तू का मतलब तावर्ग यानी कि ता था दा धा ना, ये सारी इसी में आ जाएंगे। ली, ये देखिए ये संस्कृत भाषा का है, ली संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में नहीं है, तो आप इसको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं। चार सूत्र हो गए। अगला देखते हैं पांचवा, कहां तक, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ का देखना है। ओष्ठ का होता है, पांचवा सूत्र है उपु पद्मनीया नाम ओष्ठ। ये सूत्र होता है ओष्ठ के वर्ग जो होते हैं, ओष्ठ वर्ण जो होते हैं उनके लिए। उपपद्मनीय नाम यहां पर देखिए, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, कंफ्यूज हो सकते हैं। ये लिखा हुआ है छोटा उ, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो उपु प्लस उपधमानीय। और आप लोग संधि थोड़ा बहुत जरूर पढ़े होंगे, उसमें एक सूत्र पढ़ा होगा आपने कि यहां पर छोटा उ और यहां पर छोटा उ, ये दोनों मिलकर के बड़ा उ बना लेंगे, तो ये बड़ा उ की मात्रा यहां पर आ गई है। ठीक, तो ये उपु प्लस उपधमानीय दो से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये उपधमानीय क्या है और बाकी सारी चीजें क्या हैं। इसको मैं बिगाड़े दे रहा हूं। तो यहां पर आप देखिए, उ का मतलब तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं छोटा उ और बड़ा उ। पू का मतलब अभी बताया गया, पा फा बा भा और माँ, ये इतनी हो जाएंगी। उपधमानीय क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है अयोगवाह, हिंदी में अयोगवाह आप लोग पढ़े हैं। अयोगवाह हिंदी में होते हैं दो, संस्कृत में होते हैं चार। कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग, ये दो होंगे। संस्कृत में ये दो के अलावा दो एक्स्ट्रा होते हैं, एक होता है उपधमानीय और दूसरा होता है जिह्वा मूलीय या जिह्वा मूल। ये दो संस्कृत के हैं, मतलब कोई है नहीं आपसे, मैं डायरेक्टली इसको छोड़ रहा हूं,
ठीक है, अगर कहीं टॉपिक मिलता है कोई आता है संस्कृत से संबंधित तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल ये उपध्मानीय क्या है, संस्कृत का है, छोड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। आगे देखते हैं छठा सूत्र। छठा सूत्र है इयमगणना नाम नासिका च। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इयमगणना नाम ऐसे बोलेंगे, आसानी से जब याद हो जाए आपको तो जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। इयमगणना नाम नासिका च। चा का मतलब संस्कृत में आपको पता होगा और वही चीज जो मैंने अभी बताई थी इया मा अंगा अड़ा ना, यानी कि जो प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण हैं, ठीक, उसका क्या होता है नासिका चा, मतलब उनके वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका भी उसमें होगी। ये चीज मैंने अभी पिछले ही टॉपिक में बता दिया था, अभी जब डायरेक्टली मैंने पूरे लिखवाए थे। ठीक, तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। मतलब इया का उच्चारण स्थान क्या है, इया जैसे मूर्धा से बोला जाता है, सॉरी मूर्धा करें तालु से बोला जाता है, तो इया का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु प्लस नासिका हो जाएगा। ऐसे ही सभी के साथ क्या करेंगे, नासिका ऐड कर देंगे और ऑप्शन में आप इसी को प्रिफर करेंगे पहले, उसके बाद में कोई दूसरा आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने सूत्र हो गए, 6। 7वां सूत्र देखते हैं। 7वां है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु, सिंपल सी चीज लिखी हुई है, कंठ प्लस तालु, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ प्लस तालु से होता है। इसी को ध्यान से समझिएगा, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ये एदैतो लिखा हुआ कहां से आया, आपको बता दें संस्कृत में वर्ण अकेला नहीं लिखा जाता है, एत और ऐत लिख दिया जाता है, सॉरी एत और ऐत लिख दिया जाता है। एत का मतलब ए हो जाएगा और ऐत का मतलब ए हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज है ये संस्कृत की, इतना आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एत और ऐत हो गया। ता में अगर ए इधर वाला मिलेगा तो व्यंजन संधि जब आप पढ़ रहे होते हैं वहां पर एक नियम होता है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर अथवा हा आ जाए तो पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में होता है। तो ये ता किस में बदलेगा, ता था दा में बदल जाएगा। तो ये ए के बाद क्या आ गया, दा आ गया और ए की मात्रा लग गई, एदैतो बन जाएगा। वही चीज लिखी हुई है सिंपल सी। तो इतना केवल आपको समझना है, ज्यादा यहां पर दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर आप क्या केवल मान के चलिए कि ये सिंपल सा ए और ए, मात्रा आपको दिख रही ना, वही लिखा हुआ है ए और ए, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस तालु हो जाएगा। ऐसे ही 8वां सूत्र है ओदौतो कंठोष्ठम। ओदौतो कंठोष्ठम, ओदौतो कंठोष्ठम, यानी इसका मतलब क्या हुआ, कंठ प्लस ओष्ठ। इनसे किसका उच्चारण होगा, ओदौतो। अभी सिंपल सा वही लॉजिक, ओ और औ क्या हो जाएगा, ओ और औ, इनका उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ से हो जाएगा। 9वां सूत्र है वकारस्य दंत्योष्ठम। वकारस्य दंत्योष्ठम, दंत्योष्ठम का मतलब दंत प्लस ओष्ठ। उच्चारण किसका होगा, वकार का मतलब होता है केवल और केवल वा। संस्कृत का नियम है, कोई भी वर्ण अकेला नहीं लिखा जाता है, उसके पीछे कार या इफ प्रत्यय लगाते हैं। रा के साथ में इफ प्रत्यय लगता है तो रेफ लिखा जाता है और बाकी सब में कार प्रत्यय लगाते हैं। इसीलिए क्या बोला जाएगा संस्कृत की भाषा में, ककार गकार खकार। ऐसे ही वकार का मतलब क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। सिंपल सा इतना ही है। ठीक है, वकार का मतलब वा, तो वा का उच्चारण कहां से हो जाएगा, दंतोष्ठ से हो जाएगा। 10वां सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, ये हो जाएगा, यानी कि अनुस्वार यानी अंग, इसका उच्चारण किससे होगा, नासिका से होगा। बस इतने से सूत्र हैं, 10 सूत्र, इन्हीं को आपको याद करना है। अब आपको मैं एक बार दिखाई दे रहा हूं कि मैंने कहां से लिखा, किस तरीके से लिखा। इन्हीं सूत्रों को मैंने सीक्वेंस में लिखा है, मेरा भी याद करने का यही तरीका है, दोबारा आज तक नहीं भूले हैं। ये तरीका मैंने आपको बताया, उम्मीद करते हैं आप भी ऐसे ही लर्न करेंगे। आप देखिए आराम से, अक्कुह विसर्जनीय नाम कंठा। इच्चू यानी ई,
चू या शानाम तालु, री टू रसानाम मूर्धा, ली मैंने नहीं लिखा चूंकि हिंदी का है ये केवल, ली तू लसानाम दंता, उपू पद्मनिया नाम ओष्ठम, देखो एडय तो कंठतालु, ओदव तो कंठोष्ठम, वकारस से दंतोष्ठम, नासिका अनुस्वार से। सिंपल सा वही रूल मैंने फॉलो किया है। एक बार आपको कठिन पड़ेगा लिखने में, याद करने में, लेकिन यकीन मानिए अगर याद हो जाता है उसके बाद आप कभी भूलने वाले नहीं हैं इसको। एक या दो क्वेश्चन जितने आएंगे 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये आपको 1 नंबर या 2 नंबर जितना भी आएगा ये दे के जाएगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला चैप्टर हम वर्णमाला शुरू करेंगे और पूरी एनर्जी के साथ आपको बताया जाएगा। एक भी लाइन या एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट वर्णमाला चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं मेरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए, कुछ भी उठाइए, सॉल्व करिए, कोई क्वेश्चन फंसता है कमेंट करके सीधे मुझे बताइए कि फला चीज़ आपने नहीं बताई है। गारंटी मेरी है, मेहनत आपको करना है, लगे रहिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करे हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में अगर शेयर कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू, देखते रहिए।